बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी स्टोरी ऑफ 63A। आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह जो है वो क्या बताई जा रही है जी, वो बताई जा रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 63A है ये वजह जो है वो बताई जा रही है। यानी कि 63A के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके ऊपर ये जो है वो तकसीम हमें देखने को मिल रही है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि भाई ये फैसला इस टाइम पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रही है जिसके लिए उसके नंबर जो है वो कम है, तो वो नंबर जो है वो 60A के थ्रू जो है वो पूरे किए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि ये 63A क्या है, ठीक है, और इसके पीछे क्या चीजें छुपी हुई और क्या हुकूमत जो है वो चाह रही है। और इस टाइम पे जो हालात बने हुए वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस्लामाबाद के अंदर जो हालात बने हुए हैं, ठीक है, और कैसे जो है प्रोटेस्ट हो रही है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो है वो दो तरह की हमें राय देखने को मिल रही है। एक ये कि भाई सारा अगर 63A के अकॉर्डिंगली अगर सिस्टम चलेगा तो जाहिर बात है हर चीज वो कह रहे हैं भाई कि वो सारी की सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में चली जाएगी। और दूसरी साइड पे वो ये कह रहे हैं भाई अगर ऐसा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, अगर नहीं होगा तो तरक्की नहीं करेगा। तो हम दो मुख्तलिफ तरह की आरा जो है वो इस टाइम पे देख रहे हैं। डिस्कस करते हैं इसको कि भाई ये जो 63A है ये क्या है और क्या इसके पीछे जो है वो छुपा हुआ है। अब सबसे पहले तो देखिए, अब रीसेंट डिसीजन से हम स्टार्ट करते हैं कि जो फैसला आया अभी सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, कुछ दिन पहले सितंबर 29 को, तो उसमें क्या जो है वो फैसला किया गया। आपको पता है कि रिव्यू पिटिशन जो है वो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2022 में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के ऊपर, ठीक है, और उस फैसले के ऊपर रिव्यू पिटीशन जो है वो दोबारा से दायर की गई और इसके ऊपर अब रिव्यू पिटीशन के ऊपर जो फैसला आया है, आपने देखा कि अभी जो है वो 2024 सितंबर 29 को आया। ठीक है जी, तो ये फैसला जो है इसके ऊपर आया है। अब जो रीसेंट डिसीजन हुआ, अब ये जो रिव्यू पिटीशन थी उसके ऊपर जो रीसेंट फैसला आया वो क्या था जी, इसके अंदर 63A के अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको खत्म कर दिया और कहा कि भाई अलाउ है हर लॉ मेकर को कि वो जिसको दिल करे वोट कर सकता है अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ। ठीक है, अभी आपने परेशान नहीं होना, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है, लेकिन फिलहाल फैसला समझ लें। उन्होंने अलाउ कर दिया वोटर्स को कि भाई वो किसी को भी वोट डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने अभी अलाउ किया सो 2022 के अंदर फिर क्या हुआ होगा, इसका मतलब 2022 के अंदर उन्होंने डिसअलाउ किया होगा। ऐसा ही है ना कि 2022 में उन्होंने मना कर दिया होगा कि भाई आप जो है वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है वो वोट नहीं डाल सकते। यानी कोई भी लॉ मेकर जो असेंबली में बैठा हुआ है वो पार्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही वोट डालेगा 4 से 5 चीजों के ऊपर, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो उस टाइम पे 2022 में अलाउ किया गया, जी सॉरी डिसअलाउ किया गया, भाई आप नहीं डाल सकते, अगर आप डालेंगे तो आप जो है वो क्या करेंगे, गलत करेंगे और आप डिसीट हो जाएंगे। और अब जो है वो 2024 के फैसले पे कहा गया जी अलाउ कर दिया। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई इससे क्या होगा कि इससे पाकिस्तान में अब ये टाइमिंग ऐसी है कि डिसीजन के ऊपर ये कहा गया कि ठीक है भाई अगर आपने डिसीजन दे दिया इशू नहीं है। किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट को यह हक हासिल है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करे, यही तो काम है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को उसको इंटरप्रेट करे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम है टाइमिंग के ऊपर, कि वो टाइमिंग है जिस टाइम पे हर साइड से ये कहा जा रहा था कि भाई जो काजी फाइज ईसा साहब हैं यानी जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या कर रहे हैं जी, वो एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं या हुकूमत एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने की कोशिश कर रही है। जी हां, आईनी अदालत। नॉर्मली हम जब सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो पता है भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर क्या है जी, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है और जुडिशरी जो है, ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे से सेपरेट रह के काम करती हैं और यही सेपरेशन ऑफ पावर है, क्या यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब अब हम ये देखेंगे कि पहले से जो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेटिव ब्रांच से ही इसके मेंबर्स लिए जाते हैं और एक तरह से एग्जीक्यूटिव ही चीजों को कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद जब हम देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो जुडिशियल ब्रांच है वो भी जो है वो हुकूमत के अंदर आ जाएगी या एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाएगी। और ऐसे में ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है हमारा वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। कि जो कहा जा रहा है कि भाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे हैं कुछ दिनों में, क्योंकि फायसा साहब रिटायर होने जा रहे हैं 15-20 दिन के अंदर, तो ये उनके लिए किया जा रहा है या इस तरह की जो बातें हैं। सो टाइमिंग जो है वो कंट्रोवर्शियल है, फैसला इसलिए कंट्रोवर्शियल हो गया कि टाइमिंग कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। अब ये फैसला आया।
अब अगर हम देखते हैं सबसे पहले, इससे पहले कि हम 63A को जाने, आप ये समझें कि पर्पस ऑफ इनेक्टिंग आर्टिकल 63A के ये जो आर्टिकल 63A है कॉन्स्टिट्यूशन का, पाकिस्तान के आइन का, इसका मकसद क्या था, क्यों इसे डाला गया था। देखिए 63A को, इसकी कहानी तो वैसे काफी लंबी है, 90 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन नॉर्मली जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंस दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई जो है ये 2010 के अंदर जो है इसको डाला गया 63A को, ठीक है। तो कहते हैं भाई कि 63A जो है वो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था 2010 के अंदर, ताकि फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसको रोका जा सके। फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब ये है कि एक पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी, एक पार्टी में होते हुए दूसरी पार्टी को फेवर ना कर सके, ठीक है। तो उनकी फेवर रोकने के लिए, फ्लोर क्रॉसिंग रोकने के लिए ये सारे का सारा काम किया गया, ठीक है, ताकि वो पार्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वोट कर सके कुछ चीजों के ऊपर, ठीक है। 63A से पहले क्या था, 63A से पहले ये था कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी किसी मेंबर के ऊपर भी। आप पार्लियामेंट के बंदे हैं, मनी बिल आया, ठीक है जी, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया या कुछ भी इस तरह से जो 3-4 चीजें बताई हुई हैं वो अगर आई, या इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई और उसके ऊपर जो है वो आप अपनी मर्जी से वोट कर सकते थे। हर MNA या MPA अपनी मर्जी से वोट कर सकता था। लेकिन 63A जब 2010 के अंदर इसको जब पास किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया, तो फिर क्या हुआ कि तो बाउंड हो गया कि भाई अब कोई भी बंदा पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट नहीं डाल सकता। क्या ये पहले और बाद का डिफरेंस है। अब फर्स्ट टाइम इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, अगर हम बात करते हैं तो वो 14th अमेंडमेंट में करवाया गया। 14th अमेंडमेंट यानी 1997 के अंदर। अगर 90s की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा यहां डिस्कस कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बेसिकली 90s का प्रॉब्लम ये था, या आप ये कह लें कि जब 1979 के अंदर जो है हम ये देखा कि भाई मार्शल लॉ लगा, ठीक है। उसके बाद उस मार्शल लॉ के बाद प्रॉब्लम ये हो गया, ठीक है, 1977 के बाद, सॉरी, उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ भाई जो पावर थी वो सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी वो सदर ने अपने पास रख ली, ज़िया उल हक साहब ने, ठीक है, जिसको हम 58B कहते हैं। ऐसे में यहां पे जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई वो बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स थी, जिसमें जब भी सदर साहब चाहते असेंबली को डिसॉल्व कर देते, ठीक है। तो जब असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते थे तो फिर इसका मतलब यह है कि बंदे खरीदे जाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू लोगों को भेजा जाए, ठीक है, कि भाई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाओ जी, और जब भी कोई अमेंडमेंट करनी हो, किसी को घर भेजना हो तो आप बंदे पूरे करवा दो दूसरी साइड पे। और ये काम हमारी जो एजेंसीज हैं या एस्टेब्लिशमेंट है बहुत आसानी से करती थी उस टाइम पे 90s के अंदर। सो जब नवाज शरीफ साहब को पहली बार घर भेजा गया 1993 के अंदर, तो इस बात का अंदाजा हो गया कि फ्लोर क्रॉसिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये अपने आप को सिक्योर तब तक किया जा सकता है जब फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। सो ऐसे में इन्होंने 14th अमेंडमेंट पास की जी 1997 के अंदर, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग जो है उस पर यही पेनल्टी रखी गई कि भाई जो बंदा दूसरी पार्टी में जाएगा, एक पार्टी के होते हुए कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा, वो डी-सीट हो जाएगा। सो ऐसे में उन्होंने अपने आप को नवाज शरीफ साहब ने सिक्योर करने की कोशिश की। फिर दोबारा से हमने देखा जी कि 17th अमेंडमेंट जो हुई 2003 के अंदर, ठीक है, मुशर्रफ साहब के जमाने में, क्योंकि वो भी प्रेसिडेंट थे, जाहिर बात है पावर उनके पास थी और सब अपने आप को समझते थे। उन्होंने 17th अमेंडमेंट के थ्रू दोबारा से जो है वो क्या किया जी, ये पावर जो है वो चेंज कर दी 63A की, भाई कोई भी किसी को वोट दे सकता है। फिर क्या हुआ, फिर 18th अमेंडमेंट के थ्रू पीपल्स पार्टी के टाइम पे जो है वो 2010 के अंदर जो है दोबारा से ये क्लॉज शामिल कर दी गई कि भाई कोई भी बंदा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता असेंबली के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब वो ये कहते हैं कि भाई हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म को जो है वो दोबारा से बहाल कर दिया। अच्छा, अब अगर हम 2022 के रेफरेंस की बात करते हैं, अब 2010 तक तो आप समझ गए कि क्या हो गया कि 2010 में उन्होंने क्या किया जी, 63A को बहाल कर दिया, ठीक है। 2022 के अंदर हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या किया जी, फिर से चेंज हुआ। तो 2022 के अंदर इनको जब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में केस गया, वहां पे रेफरेंस दायर हुआ, और रेफरेंस किसने दायर किया, सदर साहब ने, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने। 2022 का जो रेफरेंस था अगर उसकी बात करते हैं तो उसमें जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, भाई जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसके अंदर जो पार्टी सिस्टम है, ठीक है, जो पार्टीज हैं ये बहुत ही पावरफुल हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज पे खड़ा हुआ है। सो पार्टीज के अंदर मोरालिटी होनी चाहिए। सो इसलिए कोई भी बंदा अगर पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट में वोट डालता है तो वो उस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। सो आप इसकी तशरीह कर दें, यानी सदर साहब ने कहा कि 63A जो है इसकी तशरीह कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे इसकी तशरीह की, ठीक है जी। उन्होंने जो तशरीह की, उन्होंने क्या कहा जी, उस टाइम पे 2022 के अंदर उन्होंने कहा कि भाई आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते,
क्या उन्होंने इसका मतलब रोक दिया कि भाई आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं डालेंगे क्योंकि ये खयानत है। और बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने जो है इसके ऊपर बताया कि भाई देखें, आपको अवाम इलेक्ट करके भेज रही है पार्टी की बेस के ऊपर, पार्टी के इंतखाबी निशान के ऊपर, पार्टी के स्लोगन के ऊपर। सो आपका ये हक है या आपको चाहिए कि आप खयानत ना करें, आपकी पार्टी को वोट मिले, आपको वोट नहीं मिले। समझ गए हैं ना। सो इसलिए पार्टी जो फैसला करती है आप उसी के अकॉर्डिंगली चले, और अगर उसके अगेंस्ट चलेंगे तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। 2022 में लंबा चौड़ा फैसला दिया गया। अब उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन गई, ठीक है जी। और अब रिव्यू पिटीशन के अकॉर्डिंगली अब क्या फैसला हो गया कि भाई आप आजाद हैं, आपको इंडिपेंडेंटली चूज किया गया अवाम ने, पार्टी बेशक आपकी है लेकिन आप आजाद हैं, जिसको मर्जी वोट दें। समझ गए हैं। सो फ्लोर क्रॉसिंग को 2022 में रोका गया। हॉर्स ट्रेडिंग का पाकिस्तान में नाम लिया जाता है कि भाई घोड़ों का खरीदो फरोख्त। जैसे भी कहा जा रहा है कि भाई आरिफ अलवी साहब ने कहा 53 करोड़ या 43 करोड़ की बोली लग चुकी है एक एमएनए को खरीदने के लिए, इस अमेंडमेंट के लिए। और इससे पहले आपने देखा 2022 में भी जब हम कहते हैं रिजीम चेंज हुआ जी, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ही हमने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर। समझ रहे हैं। सो इसका मतलब इसका नुकसान है, अगर आप देखें तो इसका क्या है, इसका नुकसान है लॉन्ग टर्म के अंदर। सो हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसकी इजाजत दे दी कि दोबारा से आप एक पार्टी में हैं लेकिन आपकी बोली लगे तो आप दूसरी पार्टी में चले जाएं और करते रहें। तो अब ये जो फैसला आया उसमें अलाउ कर दिया, अब करें। अब ये आपको बता चुका हूं कि 2010 में इसको जो है डाला गया। अब यहां पे किन पॉइंट्स के ऊपर अगर आपको जो समझना जरूरी है, 65A क्या कहता है कि किन पॉइंट्स के ऊपर, किन चीजों के ऊपर आप पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट में वोट नहीं दे सकते, जब 2010 में ये फैसला किया गया था। उसमें सबसे पहला ये था कि भाई इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो असेंबली के अंदर या चीफ मिनिस्टर का हो, तो जो पार्टी की पॉलिसी होगी आपको उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वोट करना होगा। पहला पॉइंट। दूसरा ये कहा गया कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है जी, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर किसी के खिलाफ आ रहा है उसमें आपको जो है वो पार्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वोट करना होगा। ठीक है। तीसरा क्या कहा गया, मनी बिल यानी कि जो बजट वगैरह आता है वो, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही है तो इन्हें बंदे चाहिए जो पूरे नहीं हो रहे, जो इसके थ्रू यानी कि जो 63A है इसके थ्रू पूरे करने की कोशिश की जाएगी। समझ गए हैं ना। तो पॉइंट क्या है कि इन तीन चीजों पे कहा गया था कि भाई आप पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट में वोट नहीं डालेंगे। सपोज करें अगर आप पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट में वोट डालते हैं तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। यानी ये जो फैसला आया इस फैसले से पहले की बात हो रही है। और ये कैसे होगी डिस्क्वालिफिकेशन, कि भाई आपने पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट में लिखा, आपने क्या किया जी, आपने अब जो पार्टी का हेड है वो डिक्लेयर करेगा, एक तो शो कॉज नोटिस देगा उस मेंबर को जिसने भी ऐसा काम किया, ऊपर से वो क्या करेगा जी, रिटन एप्लीकेशन एक सबमिट करवाएगा इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन उसे 2 दिन के अंदर अंदर ये काम करना होगा। क्या इलेक्शन कमीशन क्या करेगा जी, उसके बाद जो है उस पोस्ट को यानी उसको डिसीट कर देगा और पोस्ट को खाली अनाउंस करेगा और नए इलेक्शंस होंगे वहां पे। ये हो रहा था इस फैसले से पहले। सो कोई भी बंदा इन तीन चीजों के ऊपर पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट में वोट नहीं दे सकता था। अब जो फैसला आया, आपके फैसले का मतलब यह है कि आप जिसको मर्जी वोट दें। सवाल यह है कि इसके ऊपर इतना शोर क्यों किया जा रहा है। 63A समझ गए आप कि 63A क्यों इंपॉर्टेंट है। अब क्या फैसला हो गया कि जिसको मर्जी दें। यह कहा जा रहा है कि जो हुकूमत है इसके पास बंदे पूरे नहीं हैं। ठीक है जी, 336 का ऐवान है, यानी 336 लोग इस टाइम पे नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, और वहां पे 224 लोग जो है वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज के लिए। तो जब बंदे पूरे नहीं हैं, तो जब ये फैसला आया तो अब क्या होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और हॉर्स ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली बंदों को खरीद के फिर जो है अपने नंबर पूरे किए जाएंगे और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आएगी। ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आएगी तो क्या हुकूमत करना चाह रही है, यह कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाने की कोशिश कर रही है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और यह कहा जा रहा है कि भाई इस केंद्र के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फैसले किया करेगी मुल्क के, इवन जो जुडिशरी आजाद थी उसके फैसले भी उसी के अकॉर्डिंगली होंगे। क्यों, इसलिए कि वो कहते हैं कि भाई ये जो आईनी अदालत बनेगी, इस आईनी अदालत में जो है वो सारी पिटीशंस जाया करेंगी, सबसे बड़ा कोर्ट यही होगा, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आ जाएगा, और आईनी अदालत में कोई भी बंदा जो चीफ जस्टिस लगेगा वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो किसी भी बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं और सदर साहब उसे अपॉइंट कर देंगे। सो सिर्फ 2 लोगों के बीच में आ जाएगा। जो जुडिशियल काउंसिल है उसका ताल्लुक खत्म हो जाएगा यहां से, जैसे जजेस अपॉइंट होते हैं एक वे के अंदर, वो तरीका यहां नहीं होगा, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड है जो हुकूमत कर रहा होगा उस टाइम पे, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के, ठीक है, वो फैसला करेंगे अपने अकॉर्डिंगली और जिसको भी लगाएंगे, और फिर सारे केसेस वहां जाएंगे। और साथ में कहते हैं भाई फंडामेंटल राइट्स पे भी यहां पे फिर
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर किसी को भी पकड़ा जा सकता है और उसका ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में किया जा सकता है। इसी तरह से बहुत सारे जो केसेस हैं नेशनल लेवल के वो सारे के सारे जो है चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। और साथ में फिर क्या होगा जी, साथ में जो है वो कुछ ये होगा कि भाई जो हाई कोर्ट के जजेस हैं क्या उनकी भी ट्रांसफर होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को लाहौर भेज दिया अगर उसने बात नहीं मानी, किसी तरह से या कराची भेज दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफर भी हुआ करेगी और ये भी जो है उनका भी बाबू वाला सिस्टम हो जाएगा जैसे ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब नंबर्स का प्रॉब्लम है कि 224 नंबर कहां से पूरे करें इस 336 के ऐवान में। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है आपको पता है जेयूएफ की 8 वोटों की है। ठीक है जी, कि ये 8 वोट अगर इन्हें मिल जाएं तो कहा जा रहा है कि भाई ये हो जाएगा। समझ गए हैं, 8 वोट यहां पे और 5 वोट जो है वो सेनेट के अंदर इनके मौजूद हैं। सो इसलिए अब जो है वो इनको कहा जा रहा है कि भाई आप करें। एट द एंड अगर हम बात करें तो फिर क्या कहा जा सकता है जी कि 63A बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसकी कोई भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। आप ये कहें कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट में वोट ना डालें, ये भी ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हर बंदा इंडिपेंडेंट है, वो वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन आ गया टाइमिंग के ऊपर। भाई ये जो टाइमिंग है, फैसल साहब जो रिटायर होने जा रहे हैं और ये जो मामलात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, इस टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है न्यूज़पेपर्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो है वो किस्सा कहानी है। अब देखते हैं आगे क्या बनता है और पाकिस्तान की तकदीर में क्या है। पाकिस्तान तो फिलहाल जो है वो एक रोलिंग कोस्टर बनी हुई है और देख लें क्या हालात बने हुए, एक बॉल की तरह इसको उछाला जा रहा है और जिसका जो दिल करता है करता है और हम जो है वो एक स्टोरी जो आती है तो उसके पीछे लग जाते हैं कि क्या हो रहा है। सो वॉचिंग।